चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। उसी के आगे हम लोग कहाँ तक आ गए थे? कार्पोरा, क्वाड्रिजाइना और सेरिब्रल। थोड़ा सा बीच में रुकावट हो गई, अब उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मस्तिष्क के भाग आपके कितने हो गए? पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। पहला अग्र मस्तिष्क हम लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग दूसरे भाग में आए मध्य मस्तिष्क और तीसरा भाग आ गया पश्चिम मस्तिष्क। तो अब जरा इसको भी आगे देख लेते हैं। आपका सेरिब्रल वाला टॉपिक ये भी कंप्लीट हो गया। अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ना, यानी अग्र को पश्चिम से अग्र को मध्य मस्तिष्क से कौन जोड़ेगा? तो सेरिब्रल जोड़ेगा। अब आगे देखते हैं आपका तीसरा टॉपिक पश्चिम मस्तिष्क। देखिए पश्चिम मस्तिष्क से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात पश्चिम मस्तिष्क के संबंध में कर लेते हैं। पश्चिम मस्तिष्क के बारे में थोड़ा सा जगह स्पेस बना लें। पश्चिम मस्तिष्क में क्वेश्चन आता है जैसे कि पश्चिम मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। इन तीनों भागों को देख लेते हैं। सबसे पहले भाग को नाम दिया गया है, पहले भाग को बोलते हैं पोन्स। दूसरे भाग को कहा जाता है सेरिबेलम। दूसरे भाग को कहा जाता है सेरिबेलम और तीसरे भाग को कहा जाता है मेंडुला ऑब्लागेंटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंडुला ऑब्लागेंटा। तो ये 3 भाग होते हैं आपके पश्चिम मस्तिष्क के। सबसे पहला भाग है पोन्स, इसके बाद दूसरा भाग है मेंडुला ऑब्लागेंटा, दूसरा भाग है आपका सेरिबेलम और तीसरा भाग है मेंडुला ऑब्लागेंटा। तो आपने पहले भाग यानी प्रमस्तिष्क में पढ़ा सेरेब्रम, दूसरा भाग आया सेरेब्रल और तीसरा भाग आ गया सेरेबेलम। तो कई बार इसको अलग करके भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से इसके 3 भाग हो गए पश्चिम मस्तिष्क के, पहला पोन्स, सेरिबेलम और मेंडुला ऑब्लागेंटा। अब जरा देखते हैं ये पोन्स का कार्य होता क्या है। देखिए इसका कार्य साधारण रूप से अगर हम लोग समझें तो इसका कार्य होता है श्वसन में सहायता। तो ये श्वसन में कुछ हल्की सहायता करता है, यानी श्वसन क्रिया में हल्की सी सहायता करना या श्वसन क्रिया में सहायक के रूप में कार्य करता है आपका पोन्स। ज्यादा इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट आपसे नहीं पूछा जाएगा, ना ही इसके संबंध में। अब बात आती है सेरिबेलम। इसका दूसरा नाम क्या है? इसी को कहा जाता है, एक नाम बोला जाता है इसका अनुमस्तिष्क। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मानव शरीर के, पूछा गया है बल्कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सेरिबेलम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अनुमस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है इसका कार्य क्या होता है। तो कार्य के संबंध में अगर हम लोग बात करें तो ये आपका जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, ये ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण आपके सेरिबेलम भाग द्वारा किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पढ़ा था अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो अनैच्छिक क्रियाओं के संबंध में आप पढ़ चुके हो। अब हम लोग ऐच्छिक क्रिया के नियंत्रण के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगे? तो जैसे ऐच्छिक क्रिया के अंतर्गत अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में ले सकते हैं उछलना, दौड़ना। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप दौड़ना चाहते हो कि नहीं, उछलना चाहते हो कि नहीं। जैसे इसी के अंतर्गत आपका आता है जैसे आप व्यायाम करते हो, एक्सरसाइज, तो व्यायाम करना, ये सारी आपकी एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हो। ये आपकी कैसी क्रियाएं होंगी? तो ये आपकी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सेरिबेलम के द्वारा किया जाता है और इसे अनुमस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है।
और आपका पश्चिम मस्तिष्क कितने भागों में होता है? तो 3, पोन्स, सेरिबेलम और मेंडुला ऑब्लांगेंटा। अब अगली बात इसमें ये कर लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मांसपेशियों के संचलन में या मांसपेशियों का संचालन करना मुख्य रूप से किसका कार्य है? तो यहाँ पर आप देख रहे हो ऐच्छिक क्रियाएं, किससे ऐच्छिक क्रियाओं को करने में क्या होगा? मांसपेशियां संचालित होंगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मांसपेशियों का संचालन इसका प्रमुख कार्य है, या मांसपेशियों का संचालन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम के माध्यम से होता है। इसी के साथ साथ जैसे कि यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि शरीर का संतुलन बनाना किसका कार्य होता है? तो आप जानते हो उछलते समय संतुलन की जरूरत है, तो यहाँ पर सारी क्रियाएं किसके द्वारा होंगी? मांसपेशियों के द्वारा। तो इसी को अगले टर्म में पूछा जा सकता है कि शरीर का संतुलन बनाए रखना, शरीर का संतुलन बनाए रखना ये किसका कार्य है? तो शरीर में संतुलन बनाए रखना ये इसका यानी सेरिबेलम का कार्य होता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब आपसे अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति जैसे किसी मादक पदार्थ का सेवन करता है, जैसे कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है, अगर कोई शराब पीने वाला व्यक्ति शराब पी लेता है तो पीने के बाद उसके शरीर का संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ जाता है, यानी वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह सकता, उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं या कुछ भी संतुलन वाला काम वो नहीं कर पाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यदि कोई व्यक्ति अधिक शराब पी ले तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है, इसमें मानव शरीर में मस्तिष्क का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होगा? सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क। इसी कारण उसके शरीर का संतुलन नहीं बनेगा। तो ये भी पॉइंट चाहो तो आप नोट कर सकते हो। इसके बाद अगला पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट आपका लिखा है मेंडुला ऑब्लांगेंटा। मेंडुला ऑब्लांगेंटा मुख्य रूप से क्या है? तो मेडुला ऑब्लांगेंटा आपका, जैसा कि हमने बताया कि ये ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, और मेडुला ऑब्लांगेंटा जो होता है इसका कार्य होता है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेंटा, जबकि ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? अनुमस्तिष्क। अब अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? जैसे अनैच्छिक क्रिया का मतलब जिन पर आपका सीधा नियंत्रण नहीं है वो अपने आप हो रही है। जैसे अनैच्छिक से आप एक लिख सकते हो छींकना, सीखना आपके बस में नहीं है, आप इसे रोकोगे तो रोक नहीं सकते हो ज्यादा समय तक। जैसे किसी व्यक्ति को उल्टी आने लग जाए, या आपका जो श्वसन की क्रिया है ये अनैच्छिक क्रिया है, अपने आप हो रही है। जैसे लार के स्राव की क्रिया है वो अपने आप हो रही है, वो आपसे, जैसे आपको कोई भी चीज अंदर निकलनी है तो वो अपने आप हो रही है, उसे आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी क्रियाएं आपकी किसके अंतर्गत आएंगी? मेडुला ऑब्लांगेंटा के अंतर्गत आती हैं। मेडुला ऑब्लांगेंटा कहाँ पाया जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये मस्तिष्क में, जो हमने फोरामेन वाला भाग बताया था जहां से रीढ़ की हड्डी नीचे की ओर जाती है, वो जो महारंध्र होता है उसी के साथ लगा हुआ आपका रीढ़ की हड्डी के साथ एक संरचना चलती है जिसे स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु कहा जाता है, जो यहाँ से जा करके आपके कमर तक आती है, और ये इसी के साथ यानी रीढ़ की हड्डी के साथ धागे नुमा नीचे तक पहुंचती है। इसी के साथ लगी हुई है कि यहाँ पर भाग होता है महारंध्र से ही आता है जिसे कहा जाता है मेडुला ऑब्लांगेंटा। तो ये मेडुला ऑब्लांगेंटा आपका क्या करता है? ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो यहाँ से आपको ऐच्छिक और अनैच्छिक ये दोनों बातें याद रखनी है। और पश्चिम मस्तिष्क कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप सबको बहुत बेहतर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हालांकि हमने एक लेवल के ऊपर डिस्क्राइब करके बताया है आपको, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हो तो निश्चित रूप से बताइएगा जरूर कमेंट करके, अगर ना ही हो तो भी आप बताइएगा कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आई। अब यहाँ से अगली बात हम लोग कर लेते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो नोट डाल के भी आप लिख सकते हो कि और क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो चाहो तो आप नोट डाल के लिख लो।
और ये वीडियो एक बार दो बार आप देखोगे तो चीजें आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है, जैसे तंत्रिका तंत्र से ही पूछा जा सकता है कि मानव में तंत्रिका आवेग की गति कितनी होती है। मानव में तंत्रिका आवेग की गति कितनी होती है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तंत्रिका आवेग क्या है? देखिए, तंत्रिका आवेग का मतलब इंग्लिश में उसे बोलते हैं नर्व इम्पल्स। आपको हमने बताया कि कोई भी आपके शरीर में, जैसे यहाँ पर आपको किसी चींटी ने या किसी मच्छर ने काटा, तो इसकी सूचना आपके मस्तिष्क तक जाएगी, तो वो ले करके कौन जा रहा है? न्यूरॉन जा रही है। यानी न्यूरॉन का मतलब हो गया तंत्रिका लेकर के जा रही, तंत्रिका कोशिका लेकर के जा रही। तो वो सूचना जो तंत्रिका के माध्यम से जा रही है, तो वो सूचना कितनी जल्दी जा रही है और कितनी जल्दी उससे अंग यानी मस्तिष्क का आदेश उस तक पहुंच रहा है, तो इसी गति को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तंत्रिका आवेग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव में तंत्रिका आवेग कितना होता है, तो मानव में तंत्रिका आवेग 130 से 200 मीटर प्रति सेकंड होता है। मानव में तंत्रिका आवेग 130 से 200 मीटर प्रति सेकंड होता है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं हम लोग। तंत्रिका आवेग को बढ़ाने या घटाने के लिए कुछ पदार्थ या कुछ हार्मोन यूज होते हैं, तो उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसके लिए सिंपल एक नाम क्या यूज होता है? तो अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, तंत्रिका आवेग घटाने या बढ़ाने वाले पदार्थों को कहा जाता है। तंत्रिका आवेग बढ़ाने या घटाने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो का मतलब न्यूरॉन से, ट्रांसमीटर का मतलब बढ़ाना या घटाना। तो यहाँ पर दो बातें याद रखनी होंगी कि यदि तंत्रिका आवेग बढ़ाने की बात हो या तंत्रिका आवेग घटाने की बात हो, तो दोनों पदार्थ अलग अलग, यानी न्यूरोट्रांसमीटर कितने प्रकार के होंगे अगर बात करें तो दो प्रकार के होंगे न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ। न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ एक तो वो होंगे जो इसकी गति बढ़ाएंगे और दूसरे वे होंगे जो इसकी गति घटाएंगे। तो बढ़ाने वालों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है एक्साइटरी। और घटाने वालों को क्या कहा जाएगा? तो इन्हें कहा जाता है इनहिबिटर। इनहिबिटर्स। और इन्हें कहा जाता है बढ़ाने वालों को एक्साइटरी। इसके एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एक हार्मोन होता है, इसका नाम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन। और दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसका, जैसे कि हमने पढ़ाया था आपको, एक हार्मोन होता है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन क्या करता है? इसी को तो इमरजेंसी हार्मोन में आपने पढ़ा था, इसी को इमरजेंसी हार्मोन, इसी को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, इन सब नामों से इसे जाना जाता है। तो पहला हो गया आपका एसिटाइल कोलिन और दूसरा हो जाता है एड्रीनेलिन। अब बात करते हैं कि इसे न्यूरोट्रांसमीटर को घटाने वाले जो इनहिबिटर्स हैं, इनके उदाहरण क्या लिए जा सकते हैं? तो इसका पहला उदाहरण लिया जा सकता है, पहला उदाहरण इसका लिया जा सकता है, इसे कहा जाता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। दूसरा उदाहरण इसका लिया जा सकता है दूसरे को कहा जाता है गाबा।
ये एक प्रकार के अम्ल होते हैं, और ये अम्ल क्या करते हैं, ये अम्ल इसकी क्रिया को घटा देते हैं। इसलिए इसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाएगा तंत्रिका आवेग को घटाने या बढ़ाने वाले पदार्थों को। न्यूरोट्रांसमीटर वे पदार्थ जो इस क्रिया को बढ़ाएं उन्हें क्या कहेंगे, एक्साइटरी, और जो घटाएंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, तो उन्हें इनहिबिटर्स कहा जाएगा। एक्साइटरी, सॉरी, EXCI, एक्साइटरी, और इसे क्या कहा जाएगा, इनहिबिटर्स कहा जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आते हैं इसके लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट पॉइंट के अंतर्गत जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मस्तिष्क से संबंधित समस्याओं को किस नाम से जानते हैं। तो मस्तिष्क से रिलेटेड कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। जैसे पहले तो हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है मस्तिष्क, एक हेडिंग डाल दीजिएगा, मस्तिष्क संबंधी व्याधियां या समस्याएं, व्याधियां या समस्याएं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि शरीर में कई लोगों के कंपन होने लगता है, जैसे किसी किसी की एक उम्र के बाद गर्दन हिलने लगती है, किसी किसी के एक उम्र के बाद शरीर हिलने लगता है, यानी कंपन शुरू हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो पहला लिख लीजिएगा पॉइंट डाल के, पहली समस्या शरीर में कंपन होना, शरीर में कंपन होना। तो शरीर में कंपन होने को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है। इसी तरीके से जैसे कि आपसे एक पूछा जा सकता है कि किसी व्यक्ति में अनिद्रा संबंधी रोग होने लगता है, अनिद्रा, अनिद्रा को हम लोग बोल सकते हैं नींद ना आना। तो इसे साइंस में किस नाम से जाना जाता है। इसी में जैसे आपसे पूछा जा सकता है भ्रम होना, कुछ लोगों को भ्रम बना रहता है, तो भ्रम होने को साइंस में क्या कहा जाता है। इसके बाद जैसे आपसे पूछा जा सकता है किसी को जैसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, तो मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है। इनसे संबंधित एक वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को याददाश्त की कमी हो जाती है, कुछ चीजें याददाश्त में कमी, तो क्वेश्चन पूछा जाता है याददाश्त में कमी से संबंधित रोग को क्या कहा जाता है। ये सारे डिसऑर्डर मस्तिष्क से संबंधित हैं, तो इसलिए इनको यहाँ पर हम लिखा रहे हैं। तो सबसे पहला जैसा कि आपका लिखा हुआ है शरीर में कंपन होना, इसे किस नाम से जानते हैं। तो इस रोग को कहा जाता है पार्किंसन, पार्किंसन, इस रोग को कहा जाता है पार्किंसन रोग। बहुत पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में कंपन होना कौन सा रोग है, पार्किंसन रोग है। अगला लिखा हुआ है अनिद्रा या नींद न आना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इनसोम्निया, इनसोम्निया, इंसोम्निया के नाम से इसे जाना जाता है। याद जरूर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आए हैं। इसके बाद जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसी को भ्रम हो जाता है, तो इसे साइंस की भाषा में किस नाम से जानते हैं। तो भ्रम होने को कहा जाता है सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया। इसके बाद जैसे किसी को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, तो मिर्गी को कहा जाता है एपिलेप्सी, एपिलेप्सी।
इसके बाद जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि किसी व्यक्ति को याददाश्त में कमी हो जाए तो याददाश्त में कमी क्या कहलाती है, तो एमनेसिया कहा जाता है इसे। याददाश्त में कमी एमनेसिया के नाम से इसे जाना जाता है। याददाश्त में कमी संबंधित रोग को किस नाम से जाना जाता है, एमनेसिया। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। शरीर में कंपन होना, ये किस बीमारी का, तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है, तो इसे पार्किंसन कहा जाता है। दूसरा लिखा हुआ है अनिद्रा या नींद का ना आना, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे इंसोम्निया कहा जाता है। इसके बाद भ्रम होना, भ्रम होने को क्या कहा जाता है, इसको सीजोफ्रेनिया कहा जाता है। इसके बाद मिर्गी के दौरे को बीमारी के रूप में क्या कहा जाता है, इसे एपिलेप्सी कहा जाता है। इसके बाद याददाश्त में कमी बहुत से लोगों में हो जाती है, याद रखने की कमी, तो याददाश्त में कमी किस नाम से, इसे एमनेसिया के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। अगर अच्छे से समझ में आ रही हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगली बात कर लेते हैं, और क्या क्वेश्चन है मस्तिष्क से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। देखिए मस्तिष्क से रिलेटेड अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ें तो सबसे पहली चीज, हम मस्तिष्क से रिलेटेड और भी कई चीजें हैं। जैसे आप लोगों ने जापानी इंसेफेलाइटिस का नाम सुन रखा होगा। जापानी इंसेफेलाइटिस से काफी बार पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टर्म को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब जापानी इंसेफेलाइटिस है क्या, ये एक तरीके का दिमागी बुखार है। तो सबसे पहले इसी के आगे एक हेडिंग डाल दीजिएगा, दिमागी बुखार, या इंग्लिश में बोलेंगे तो ब्रेन फीवर। ब्रेन फीवर के नाम से इसे जाना जाता है, दिमागी बुखार। दिमागी बुखार मस्तिष्क से ही संबंधित है, इसलिए हम इसी टॉपिक में इसको भी क्लियर करे दे रहे हैं। तो मस्तिष्क से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, डिसऑर्डर। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए दिमागी बुखार का मुख्य रूप से मतलब क्या होता है, जब कभी किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में सूजन आ जाती, जैसे मस्तिष्क का आवरण है उसमें यदि कोई सूजन आ जाए तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, दिमागी बुखार। तो कोष्टक में चाहिएगा तो आप लिख लीजिएगा, मस्तिष्क में सूजन आ जाना, इसी को दिमागी बुखार के नाम से जाना जाता है। मस्तिष्क में सूजन आ जाना, इसी को दिमागी बुखार से जाना जाता है। अब दिमागी बुखार होने के क्या कारण हो सकते हैं, देखिए दिमागी बुखार होने के दो कारण मुख्य रूप से हो सकते हैं। दिमागी बुखार यानी मस्तिष्क में सूजन दो कारण से आ सकती है, तो इन दोनों को भी जरा समझ लेते हैं। देखिए एक बात हम और आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपको ज़्यादा डीप लग रहा हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा लग रहा हो कि भैया बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हैं, तो एक बार हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, इसी तरीके से हम कंटिन्यू रखें। तो अब दिमागी बुखार के संबंध दो तरीके से, दिमागी बुखार पहला तो हो सकता है जब ये किसी जीवाणु के माध्यम से हुआ, जीवाणु के माध्यम से। दूसरा हो सकता है किसी विषाणु के माध्यम से। तो दो चीजें यहाँ पर हो सकती हैं, या तो जीवाणु के माध्यम से होगा या तो विषाणु के माध्यम से होगा, यानी कोई जीवाणु हमारे शरीर में विषाक्त प्रवेश कर गया हो, या उसकी विषाक्तता प्रवेश कर गई हो, या किसी विषाणु की विषाक्तता हमारे शरीर में प्रवेश कर गई हो। तो यहाँ पर अगर कोई समस्या जीवाणु की वजह से हुई है तो इस जीवाणु के कारण होने वाले दिमागी बुखार को किस नाम से जाना जाता है। आप लोग नाम तो जानते हो लेकिन इसका कारण नहीं जानते हो। तो यदि कोई बुखार, दिमागी बुखार जीवाणु के कारण हुआ है तो इसे किस नाम से जाना जाएगा, तो इसे कहा जाता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, ये क्वेश्चन बहुत बार को पेपरों में पूछा गया कि मेनिंजाइटिस मुख्य रूप से होता है जीवाणु द्वारा,
विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा, फंगस द्वारा। तो आप मेनिंजाइटिस में याद रखेंगे, मेनिंजाइटिस होता है जीवाणु के द्वारा। लेकिन अगर कोई भी दिमागी बुखार का कारण अगर वायरस रहा हो, यदि वायरस इसका कारण रहा हो, तो इसे किस नाम से जाना जाएगा? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करिएगा। यदि कोई दिमागी बुखार किसी विषाणु के कारण हुआ है तो इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे कहा जाता है इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस। तो उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि यदि किसी जीवाणु के द्वारा हुआ है तो मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस यानी कि बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा हुआ तो मेनिंजाइटिस, अगर विषाणु के द्वारा हुआ तो इंसेफेलाइटिस के नाम से इसे जाना जाता है। अब अगली बात आती है, इंसेफेलाइटिस या वायरस के कारण दो आपको लक्षण दिखाई देंगे, यानी इंसेफेलाइटिस कितने प्रकार का होता है? तो इंसेफेलाइटिस 2 प्रकार का होता है। इसमें इंसेफेलाइटिस कौन से 2 प्रकार के हैं? इसमें से एक नाम आप लोगों ने सुन रखा है, जापानी इंसेफेलाइटिस, नोट कर लीजिएगा। दूसरा पहला जापानी इंसेफेलाइटिस, 2 कारण हो सकते हैं। दूसरा इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो दूसरा कहा जाता है निपाह इंसेफेलाइटिस। निपाह इंसेफेलाइटिस, तो नोट कर लीजिएगा, जापानी इंसेफेलाइटिस और निपाह इंसेफेलाइटिस। यानी इंसेफेलाइटिस किसके कारण होगा? विषाणु के कारण। इंसेफेलाइटिस कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, जापानी इंसेफेलाइटिस और निपाह इंसेफेलाइटिस। अब जापानी इंसेफेलाइटिस के संबंध में अगर बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि जापानी इंसेफेलाइटिस की उत्पत्ति नाम से ही शो हो रही है, कहाँ से हुई? तो इसकी उत्पत्ति जापान से हुई। तो ये नोट कर लीजिएगा, इसकी उत्पत्ति जापान से हुई। दूसरा, जापान से उत्पत्ति के कारण भारत में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ देखा जाता है? तो भारत में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में देखा जाता है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है इससे भारत में। तो इसके बाद जैसे आपसे पूछा जा सकता है इसके लिए उत्तरदायी वायरस कौन सा है? तो इसके लिए उत्तरदायी है फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस, जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए उत्तरदायी वायरस फ्लेवी वायरस। हमने आपको रोग में ये पढ़ाया था। और फ्लेवी वायरस जापानी इंसेफेलाइटिस का वाहक, तो वाहक में हमने आपको बता रखा है मादा। हमने बताया था आपको कभी भी कोई बीमारी अगर एक से दूसरे में फैल रही है तो संक्रामक होगी, और बीमारियों को फैलाने पे हमेशा मादा मच्छरों का नाम आता है। तो ये है मादा क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स मच्छर। तो नोट कर लीजिएगा, जापानी इंसेफेलाइटिस की उत्पत्ति जापान से, भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तर प्रदेश का आपका गोरखपुर। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हालांकि एक योजना भी चलाई थी, दस्तक मिशन। दस्तक मिशन किससे संबंधित है? जापानी इंसेफेलाइटिस से। ये अभी करंट अफेयर्स में भी हमने पढ़ाया था, आपको ऑफलाइन में ही पढ़ाया था, तो आप लोग देख सकते हैं मिशन दस्तक किससे संबंधित है। तो ये जापानी इंसेफेलाइटिस को खत्म करने से संबंधित है। ये कहाँ पर आया? तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सबसे ज्यादा प्रभावित है, इसलिए इसे उत्तर प्रदेश में चलाया गया। इसके बाद निपाह के बारे में अगर हम बात करें तो निपाह की शुरुआत सबसे पहली बार कहाँ हुई थी? तो निपाह की उत्पत्ति मलेशिया मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति मलेशिया में हुई थी। इसके बाद मलेशिया में 1998 में इसे पहली बार देखा गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत में इसका प्रभाव कहाँ पर पहली बार आया? तो भारत में ये सन 2001 में सबसे पहली बार वेस्ट बंगाल में इसने प्रभावित करना शुरू किया, लेकिन जलवायु अनुकूल न मिलने के कारण ये वहाँ पर अपना प्रभाव
नहीं दिखा पाया। इसके बाद पिछले वर्ष भारत में सन 2018 में आप लोगों ने सुन रखा होगा, केरल में निपाह वायरस ने बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी, जिसमें काफी लोगों की मृत्यु भी केरल में हुई थी। तो ये निपाह इंसेफेलाइटिस था। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? मलेशिया में। कब? 1998 में। इसने भारत पे पहला अटैक 2001 में किया था, लेकिन ये कुछ खास काम कर नहीं पाए। इसके लिए उत्तरदायी वायरस कौन सा है? अगर ये बात करें तो इसके लिए उत्तरदायी वायरस है NIV। इसके लिए उत्तरदायी वायरस है NIV। NIV का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा निपाह वायरस। NIV वायरस या निपाह वायरस, ये उत्तरदायी है निपाह इंसेफेलाइटिस के लिए। इसके बाद अगर यहाँ वाहक की बात करें तो यहाँ पर वाहक कौन था? तो यहाँ पर वाहक था आपका मादा क्यूलेक्स मच्छर। यहाँ पर अगर वाहक की बात करें तो ये वाहक कौन होगा? तो इसका वाहक है चमगादड़ और सुअर। तो इसका वाहक है चमगादड़ और सुअर, और इसका वाहक कौन है? मादा क्यूलेक्स मच्छर। तो यहाँ से उम्मीद है आप सब लोगों को तंत्रिका तंत्र से संबंधित जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा सारी चीजें। उम्मीद है अब आपको दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप NTPC दीजिए, चाहे ग्रुप डी दीजिए, चाहे टीचर का दीजिए, कोई भी एग्जाम आप दीजिए, चाहे PCS दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए। अगर आपको इतना तैयार है तो तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो, क्लास ठीक चल रही हो, इतनी ही एक्सप्लेनेशन से आप चाहते हो तो कमेंट करिएगा। जल्दी खत्म करना हो तो भी कमेंट करिएगा। आज से आपका तंत्रिका तंत्र का टॉपिक यानी नर्वस सिस्टम का टॉपिक क्लोज हुआ। कल से हम लोग नया टॉपिक उठाएंगे, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। और यहाँ तक का वीडियो आप पूरी तरीके से 2 बार 3 बार करके देख सकते हो, तो चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ जाएंगी। अब कल मिलेंगे, कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।